हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सेवन्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 8। और ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम है बाजार में एक कमीज। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि जो कमीज मार्केट में मिलती है या जो कमीज हम पहनते हैं उस वो कहाँ से और कैसे बनती है और कहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है, ये पूरी कहानी देखेंगे। यानी कि हम ये जानेंगे कि कपास से लेकर और धागा बनाने वाले, तकली चलाने वाले, कलगाह वाले, फिर व्यापारी, फिर फैक्ट्री और मार्केट, सारी चीज मतलब एक जो कपड़ा आप पहनते हो वो कितने सारे लोगों के बीच से निकल कर आता है, कितने सारे लोग उस पर काम करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वीडियो में है, देखो ये जो दादन व्यवस्था दे रखी वो है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा सीटेट में पूछा भी गया है कई बार। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ये जो दादन व्यवस्था है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और एग्जाम में ये बुनकर सहकारी संस्थाओं के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बार आपको बता देती हूँ क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा देखने में वीडियो कि क्या ही इसमें कुछ अच्छा होगा। और लास्ट में हम ये जानेंगे बाजार में असमानता और फिर इससे पहले हम ये जानेंगे बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है। मतलब ये जो शर्ट बन रही है ये जिन जिन लोगों के बीच से होकर आ रही है उनमें किस किस को लाभ हो रहा है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने 6 और 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी भी करा दी है और इस बुक के सारे चैप्टर करा दिए हैं और उनके एमसीक्यूज भी करा दिए हैं। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का ये सब नहीं देखा है तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, 2 प्लेलिस्टों की, एक एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट है और एक थ्योरी वाली प्लेलिस्ट है। आपको थ्योरी देखनी है या एमसीक्यू देखनी है तो उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, पहले आपके सामने 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस खुलेगी। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद 6 की खुलेगी, उसके बाद 7th की खुलेगी। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। कभी आप क्लिक करके देखो और सोचो कि ये 8th क्लास की नहीं है, तीनों बुक उसमें ही मिलेंगी। और मैंने 6, 7 और 8th, 9th, 10th के बहुत सारी बुक कंप्लीट करा दी हैं। ठीक है, एक दो बुक रह गई हैं, उन्हें मैं कंप्लीट करा दूंगी। और अगर आपने वो सब भी नहीं देखी है, जो आप साइड में प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, ये सारी प्लेलिस्ट मैंने ही बनाई है, तो इन सबको भी आप देख सकते हैं। मेरा चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में कि कहाँ से क्या चीजें स्टार्ट हो रही हैं। देखिए, इसमें लिखा है यह अध्याय हमें कमीज की एक कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? कपास। देखो, कपास का एक पौधा होता है। देखो ये दे रखा है, ये जो पौधा दे रखा है ये कपास का पौधा है। ठीक है, और देखिए आगे किस तरह से काम होता है। हम देखेंगे कि बाजार की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ती है। यानी कि एक बंदा जो कपास उगा रहा है और जो कमीज सुपर मार्केट में आपको मिल रही है उसकी कड़ी किस तरह से जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे आप क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर में। क्या इससे सबको लाभ जो है वो बराबर होता है? देखो, लाभ बराबर नहीं होता है कभी भी। हर प्रोसेस में जो लाभ है वो अलग अलग होता है और जो जितना बड़ा व्यापारी होता है उसको लाभ ज्यादा होता है, जो मजदूर होते हैं उसको लाभ कम होता है। देखो यहाँ पर एक लिखा है और ये इंपॉर्टेंट है। कई बार अगर कहानी भी नहीं पूछी जाएगी तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कुरनूल गांव कहाँ है। ठीक है, कुरनूल गांव कहाँ है या कुरनूल जो है वो किस प्रदेश का गांव है, ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान रखना। कुरनूल में कपास उगाने वाला एक किसान सपना, जो कुरनूल यानी आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। ठीक है, कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं। देखो, डोडे का मतलब है कि मतलब इस तरह का कोई पौधा है। ठीक है, इस पे इस तरह का ये डोडा आ रहा है। ठीक है, और जब ये जो डोडा है, ये जो सख्त है गोल गोल सा, ये जो फिर जब ये पक जाता है तो ये क्या होता है, ये खुल जाता है। जब खुल जाता है तो इसमें कॉटन दिखाई देता है। देखो ऐसे, देखो ये रहा। ये पहले क्या था, एक गोल गोल था और ठोस मतलब सख्त था ऊपर से, तो ये क्या होता है फिर धीरे 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 खुलता रहता है और इसमें से कपास निकलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कपास के पौधे पर आए डोडे पक रहे हैं और उसमें से कुछ चटक भी चुके हैं। ठीक है, मतलब कुछ चटक चुके हैं, जब चटकेंगे जब भी तो निकलेगा। बिल्कुल आप सोच सकते हैं जैसे फूल खिलता है। ठीक है, जैसे अगर आपने गुलाब का फूल कभी खुलता हुआ देखा हो तो क्या होता है, पहले कली में होता है गुलाब का या गेंदा का, पहले क्या होता है,
कली होती है छोटी सी, और वो सख्त होती है, थोड़ी हार्ड होती है ना। फिर वो धीरे धीरे वो कली बड़ी होती रहती है, और एक दिन क्या होता है, वो खुलने लगती है। और जब वो जैसे जैसे खुलने लगती है, वैसे वैसे ही जो फूल है वो खिलने लगता है। ठीक है। अब फूल जब 2-3 दिन का हो जाता है फूल, उसके बाद में क्या है, वो अपने आप झड़ने लगती हैं पत्तियां। तो उसी तरह से रुई का है। तो वो चटकने लगा है, और फिर वो जैसे जैसे ये पूरा पौधा जो है ये खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से फिर गिर जाता है नीचे। तो इसलिए किसान को ये ध्यान रखना पड़ता है कि फूल खिलते ही उसमें से कपास निकाल ली जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए सपना रुई चुनने में व्यस्त है। ठीक है। क्योंकि चटक गए हैं तो मतलब उसमें से रुई निकल के नीचे गिर जाएगी, और फिर वो रुई गंदी हो जाएगी और उठाने में दिक्कत होगी। ठीक है। तो सपना क्या कर रही है, उनको फूलों को चुन रही है, मतलब उनको तोड़ रही है। डोडे इसमें रुई भरी है। ठीक है। डोडा आप समझ गए ना, जैसे किसी भी फूल की कली होती है और बाद में उसमें से पत्तियां निकलती हैं, उस तरह से ही डोडा है जिसमें अंदर रुई भरी हुई है। एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय लग जाता है। ठीक है। क्योंकि वो धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब पता रहता है, जिसके खेत में होती हैं ये सारी चीजें, उनको पता होता है कि अब ये चटक रहा है तो इसको खुलने में कितने दिन लगेंगे, कितने समय और है हमारे पास जब हम इस फूल को चुन सकते हैं। ठीक है। अब इसमें दे रखा है कि रुई एकत्र हो जाने के बाद सपना अपने पति के साथ कुरनूल के पास कपास के बाजार में ना जाकर वो क्या कर रही है कि स्थानीय व्यापारी के पास जाती है इसको बेचने। वो मार्केट में नहीं जा रही है, कि व्यापारी के पास जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि जब उसको बीज खाद की या कीटनाशक के लिए जरूरत होती है पैसों की, तो वो क्या कर लेती है, उससे ही व्यापारी से ले लेती है। अब ये जो व्यापारी होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये पहले से पहले ही एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का साइन करवा लेते हैं कि हमारे यहाँ से बीज खाद के लिए पैसे ले जाओ या बीज खाद ले जाओ। ठीक है। जब तुम्हारी फसल तैयार होगी तो तुम इस फसल को केवल मुझे बेचोगे, ना किसी मार्केट में बेचोगे, ना किसी अन्य व्यापारी को बेचोगे। तो एक तरह से जो किसान होता है वो फंस जाता है, और ये फिर मनमानी तरीके से, मतलब कम रेट पे उसकी जो फसल है वो ले लेते हैं। ठीक है। और यही सारी चीजें व्यापारी और सपना के बीच हो रही हैं, ये सारी बातें, कि वो चाह रही थी कि उसका जो कपास है वो बहुत अच्छी पैदा हुई है, और वो सपना कह रही है कि मैंने 4 महीने जी तोड़ मेहनत की है, यानी कि पूरे दिन उनकी देखभाल करी है, रुई को अच्छे से साफ किया है, सारा कुछ किया है, और उसको उम्मीद थी कि इस बार बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे जिससे वो कर्ज भी चुका पाएगी और कुछ महीने का उसका घर का खर्च भी चल जाएगा। लेकिन जो व्यापारी है वो केवल और केवल अपना मुनाफा देखते हैं। ठीक है। तो उसने क्या, उसके कम रेट लगाए हैं, और जितना उसने सोचा था सपना ने, अपना उसको पैसे नहीं दिए हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ही ज्यादा जोर दूंगी। कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। ठीक है। नंबर 2 पे है जीनिंग मिले कपास खरीद लेती है। जीनिंग मिले क्या करती हैं, ये जो कपास है इसको धागे के रूप में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। इस जीनिंग मिले क्या करती हैं, जीनिंग एक मशीन का नाम होता है जो कपास को धागे में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। ये जो आप धागा देखते हैं, ये बनाने का जो प्रोसेस होता है वो कौन सी मशीन से होता है, वो जीनिंग मशीन से होता है। 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये। तीसरे नंबर पर है जीनिंग मिले कपास से बीज हटाती हैं और दबाकर कपास के गट्ठर बनाती हैं। ठीक है। सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। फिर क्या होता है, अ, नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। ये इसमें क्या था, जीनिंग जो मशीन होती है वो क्या करती है, जीनिंग मिलें कपास को और बीज को दोनों को हटा देती हैं, और कपास को दबा दबा कर क्या करती हैं, गट्ठर बना लेती है। जीनिंग मशीन का क्या काम है कि वो एक तरह से बिल्कुल रुई को साफ कर देती है, कॉटन को बिल्कुल साफ कर देती है, कपास को। और जो भी उनके कुछ भी अशुद्धियां होती हैं, जैसे इसमें कहा गया है कि जो गट्ठर में बीज वगैरह होते हैं इसमें कपास में, उन सबको हटा देती है, और उसको दाब के एक गट्ठर बना देती है। और गट्ठर, उस गट्ठर का क्या होता है, मतलब जो बॉल बनाती है वो बड़े बड़े, उनका क्या होता है, सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं। ठीक है। जो अब दूसरी फैक्ट्री ऐसी होगी जिसमें सूत काटा जाएगा, यानी कि धागा बना, सूत काटने का मतलब है धागा बनाया जाएगा, इस कॉटन का धागा बनाया जाएगा। ठीक है। तो फिर ये सूत काटने वाली फैक्ट्री में बिकेगा। सूत काटने की मिलें कपड़े से धागा बनाती हैं। ठीक है। अब वो क्या करती हैं, पहले उस गट्ठर से धागा बनाएंगे और फिर उसके बाद वो कपड़ा बनाएंगी। सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेचती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें कहा गया है, एक मिनट, नेक्स्ट इसमें कहा गया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से चीजें थी और किस तरह से उसने फसल उगाई, और जो व्यापारी हैं किस तरह से उसका फायदा उठा रहे थे, वो सब हमने जान लिया है। नेक्स्ट हम जानेंगे इरोड का बाजार, सॉरी, इरोड का कपड़ा बाजार। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार इरोड
इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांव में बुनकरों द्वारा लाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के आसपास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। ठीक है, तो ये जो बाजार है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इरोड का बाजार किसके लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए। ठीक है, और ये सप्ताह में 2 बार लगता है। तो मेन जो पॉइंट है याद करने का, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो ये है कि तमिलनाडु में इरोड का बाजार है, जहां कपड़े का बाजार है। ठीक है, तमिलनाडु में इरोड नामक स्थान पर किसका मार्केट है? कपड़े का। कई बार ये इरोड के बारे में पूछा जाएगा कि इरोड किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कपड़ा बाजार के लिए प्रसिद्ध है। इरोड कहाँ पर है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बताएंगे जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे जो व्यापारी हैं वो अपना कपड़ा बेचने आते हैं यहाँ पर मार्केट में। ठीक है, जो इस कपड़े को खरीदते हैं, दक्षिण भारत में शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। ठीक है, मतलब और कुछ व्यापारी बेच रहे हैं और कुछ व्यापारी खरीद रहे हैं। देखो, मार्केट का मतलब ये होता है कि वहाँ क्रेता और विक्रेता दोनों मिलते हैं। हमने जो पीछे वाला चैप्टर किया था उसमें हमने बहुत अच्छे से जाना था कि बाजार क्या होता है ना। तो बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बना कर यहाँ लाते हैं। यानी कि जैसा मार्केट में जिस कपड़े की ज्यादा डिमांड होती है, व्यापारी उसी कपड़े को बनाने के लिए उनको ऑर्डर देते हैं। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार करना है। निम्नलिखित उदाहरण से हम देखेंगे कि यह कार्य कैसे होता है। देखिए, ये इस तरह से इन्होंने एक चित्र के माध्यम से समझाया है कि यहाँ पर क्या है, एक सेंटर है जहां पर कपड़ा तैयार किया जा रहा है। ठीक है, ये कुछ मशीनें हैं, इनको हम करगेहे भी बोलते हैं, हथकरघे भी बोलते हैं, मतलब हाथ से कपड़ा बुना जा रहा है। देखो ये एक मशीन टाइप की है। ये क्या बुन रही है? कपड़ा बुन रही है, और कपड़ा बुनने के बाद में फिर ये कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा और इस कपड़े को क्या करेंगे, वो मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिया है, जिससे उन्हें ऑर्डर मिल जाते हैं। वह अन्य लोगों से सूत खरीद लाते हैं। ठीक है, अन्य व्यापारियों से या गांवों से कहीं से खरीद लेते हैं और सूत, और उसके बाद वो क्या करते हैं, कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं और वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करगहे रखने के लिए उन्होंने अपने घर के पास ही व्यवस्था रख रखी है। इस तस्वीर में ऐसे ही एक घर में रखे पावर लूम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पावर लूम क्या होता है? पावर लूम होता है बिजली चालित हथ करघे या करघे, यानी कि एक ऐसा मशीन जो लाइट से चलती है और क्या बनाती है, वो कपड़ा बनाती है। उसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में तो हम बोलते हैं बिजली चालित करघे। ठीक है, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हैं पावर लूम। ठीक है, बुनकर अपने व्यापारियों के साथ इन करघों पर कई घंटे तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियां, तौलियां, शालीन या औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादर, मतलब बहुत सारी चीजें जो भी मिलती हैं वो सारी चीजें बनाई जाती हैं। एक तरह से थान टाइप का बना दिया जाता है। उसके बाद में ये थान टाइप का बिक जाएगा। अब साड़ियां भी क्या होती है, थान में होती है, बाद में उसको काट लेते हैं, है ना। थान यानी कि एक ही तरह का कपड़े का रोल। ठीक है, उसको हम थान बोलते हैं। तो उस ये तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं, फिर उसके बाद उनकी कटिंग होती है और जैसे मार्केट में जिस चीज की डिमांड होती है उस तरह से उसको बेच देते हैं। साड़ी के रूप में डिमांड है, साड़ी के रूप में, पैंट शर्ट के कपड़े के रूप में डिमांड है, उसके रूप में। तो जैसे भी होती है डिमांड, उस रूप में ही बेचा जाता है। बुनाई तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में ले जाकर व्यापारी के साथ बेच दिया जाता है। ये सारी चीजें हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। दादन व्यवस्था, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। देखो, दादन व्यवस्था क्या होती है? दादन व्यवस्था होती है कि जो व्यापारी होता है, एक व्यापारी होता है, वो क्या करता है, गांव में जो भी किसान कपास उगाते हैं उनसे उस कपास को खरीदता है। ठीक है, उस कपास को खरीदता है, फिर उस कपास को खरीद कर वो उसको उनको बेच देता है, अ, जो दादन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, मतलब दूसरे लोगों को बेच देता है जो कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो जो कपड़ा बना रहे हैं उनको कोई हेडक नहीं लेनी है। घर पर व्यापारी आएगा, उनको माल देके जाएगा, कुछ दिन बाद जब कपड़ा बनकर तैयार हो जाएगा तो वो पक्का माल ले जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो कपड़ा बनाने वाले
बुनकर होते हैं उनको बहुत कम फायदा होता है, बहुत कम, ना के बराबर, है ना। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए जो ऑर्डर मिलते हैं उसके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देते हैं। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं कि बुनकरों को काम दे देते हैं, बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं। ठीक है, सूत का मतलब क्या हो गया, पहले जो खेत में क्या उगता है, कपास। ठीक है, उस कपास का उन जैनिंग मशीन से क्या बना लेते हैं, रॉल बना लेते हैं। उसके बाद में जो सूत काटने वाली मशीनें होती हैं वो सूत तैयार कर देती हैं, सूत यानी धागा। ठीक है, अब व्यापारी क्या करता है, उस धागे को किसको दे देता है, बुनकरों को दे देता है, यानी कि कपड़ा बनाने वालों को। ठीक है, बुनकर माने कपड़ा बनाने वालों को दे देता है, और कपड़ा तैयार हो जाता है तो व्यापारी उनसे ले जाता है। तो ये जो बीच का जो काम होता है कपड़ा बुनने का, सबसे मेहनती काम यही है, क्योंकि हाथ से कपड़े बुनने जाते थे पहले, देखो ये हाथ से ही बुन रहे हैं। ठीक है, ये करके चलाने पड़ते हैं पूरे पूरे दिन, तो बहुत मेहनत लगती है इनको चलाने में। अब व्यापारी का बस काम इतना है कि कपास खरीदा, या उसने डायरेक्ट सूत ही खरीद लिया। ठीक है, सूत खरीदा और लोगों को दे दिया, जो मजदूर लोग हैं उनको दे दिया, और कपड़ा बनाया, फिर उसे मार्केट में बेच दिया। तो व्यापारी को तो बहुत ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि सूत तो काफी सस्ता होता है, लेकिन कपड़ा काफी महंगा होता है। मान लो 800 रुपए का सूट है, और अगर उस 80 रुपए का सूट सूट है, मान लीजिए 80 रुपए का सूट खरीदा। ठीक है, लेकिन जब वो कपड़ा बनकर तैयार होता है उस 80 रुपए के सूट का, तो लगभग वो कपड़ा 800 रुपए का बिकता है। तो इसमें ये जो मजदूर है इनको बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते, इनको पैसे मिलते हैं ना के बराबर। ठीक है, तो ये नुकसान में रहते थे पहले। और ये जो अंग्रेजों के जमाने में चलता था, ये इस तरह का काम, जो दादन व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के जमाने में चलती थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि दादन व्यवस्था क्या है। दादन व्यवस्था है, ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है, सीटेट के एग्जाम में। दादन व्यवस्था क्या है कि व्यापारी जो बुनकर होते हैं, जो कपड़ा बनाने वाले होते हैं, उनको सूत देता है, और बदले में उनको उनसे क्या लेता है, बना हुआ कपड़ा ले लेता है। ठीक है, और कपड़ा बनाने के वो कुछ मजदूरी के रूप में उनको पैसे देता है, यानी कि जितनी उनकी मेहनत है उससे काफी कम पैसे बुनकरों को मिलते हैं, और ज्यादा लाभ उसको होता है व्यापारी को। ठीक है, क्योंकि बुनकरों को कुछ पता ही नहीं है कि कितने का सूत आया और कपड़ा मार्केट में कितने का बिक रहा है। ठीक है, उनको बाजार का बहुत ज्यादा ज्ञान होता नहीं था, उन्हें बाजार के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे जो बुनकर होते थे, जो कपड़ा बनाते थे, इसलिए उनका शोषण होता था पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं क्या कपड़ा बनाना है, और मतलब ये चीज व्यापारी ही बताएंगे कपड़ा उन्हें किस तरह का चाहिए, कि शर्ट टाइप का कपड़ा चाहिए, या पैंट बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, जींस बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, उस तरह का। ठीक है, मतलब वो बताएंगे कि चादर बनानी है, साड़ी बनानी है, किस तरह का उन्हें कपड़ा चाहिए, तो वो ऑर्डर देते हैं किसको, जो बुनकर होते हैं उनको। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं होता कि किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उन लोगों को ये नहीं पता था कि सूत तो बहुत सस्ता आता है, लेकिन जो कपड़ा है वो काफी महंगा बिकता है, और उन्हें यही नहीं पता था कि किस भाव पर कपड़ा बिकेगा। ठीक है, अगर उनको रेट पता होते तो वो अपना मुनाफा मांग सकते थे कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा पैसे में बेचते हो, हमें कम मुनाफा देते हो, लेकिन ऐसा नहीं था। और हाल फिलहाल में ये जो चीजें हैं ये अब पूरी तरह से बंद ही है। ठीक है, क्योंकि अब सब लोगों को पता चल गया है कि कहाँ किस तरह से चीजें होती हैं, यातायात के साधन भी है, और लोग थोड़े से शिक्षित भी हो गए हैं। पहले शिक्षित नहीं थे तो उनको बाजार वगैरह का ज्यादा ज्ञान होता नहीं था, उनको भी ऐसा लगता था कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे गांव में ही व्यापारी हमें सूट दे जाता है और गांव से ही हमारे कपड़ा ले जाता है, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहे थे, वो बुनकर ही कर रहे थे। ठीक है, तो और सबसे कम मुनाफा उनको ही हो रहा था। अब नेक्स्ट इसमें दे रखा है, देखो ये आप पढ़ लेना कि उसकी कितनी कीमत होती है, क्या होता है, कितने घंटे में बनता है। ये एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता और बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट भी नहीं लगा, तो मैं इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इसमें व्यापारी और बुनकरों के बीच यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण थी, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है, कच्चा माल यानी सूत देता है, और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। ठीक है, और जब कपड़ा बन जाता है तो वो क्या कर देता है, मार्केट में बिक देता है। तो ये क्या है, दादन व्यवस्था है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें प्रचलित है, लेकिन अब उतना शोषण नहीं होता है जितना अंग्रेजों के जमाने में होता था। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, अब क्योंकि लोग अब शिक्षित हैं, अब इस तरह से भी काम करते हैं, तो उनको पता होता है कि हमारी इतनी दिहाड़ी बनती है, मतलब हम इतने का काम कर रहे हैं, तो हमें लगभग इतने पैसे मिलने चाहिए। नेक्स्ट इसमें दे रखा है बुनकर सहकारी संस्थाएं। अब देखो, शोषण ना हो उसके लिए क्या होता है, सहकारी संस्थाएं बन जाती हैं, यानी कि जो लोग कपड़ा बुनते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो अपनी एक संस्था टाइप की बना लेते हैं। तो संस्था
कि संस्था क्या करती है, जगह जगह से सूत खरीदती है या व्यापारियों से सूत खरीदती है और उसका कपड़ा बनाकर बेच देती है। तो इसमें क्या होता है कि शोषण नहीं होता है और उनको ऐसा नहीं है कि बहुत कम पैसे मिलते हैं, जितना वो काम कर रहे हैं उतने उनको पैसे मिल जाते हैं। तो इसमें जो बुनकर है उनको नुकसान नहीं होता है। ठीक है, अब इसके लिए भारत सरकार भी कुछ कदम उठा रही है। भारत सरकार ने क्या कर रखा है, जैसे तमिलनाडु की सरकार है ना, तमिलनाडु की सरकार ने क्या कर रखा है कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म जो होती है ना, अब जैसे सरकारी स्कूल में तो फ्री में यूनिफॉर्म दी जाती है बच्चों को, तो ये जो यूनिफॉर्म होती है उनके ऑर्डर किनको दिए जाते हैं, ये उन्हीं बुनकरों को दिए जाते हैं जो इस तरह की सहकारी संस्थाएं चलाते हैं। ठीक है, ताकि उनका भी काम चलता रहे, बुनकरों का। और जो सरकार है उसको तो कहीं ना कहीं से यूनिफॉर्म खरीदनी थी, तो प्राइवेट कंपनियों से ना खरीदकर, बड़े व्यापारियों से ना खरीदकर, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे लोगों से खरीद लेते हैं, छोटे व्यापारी से या फिर मजदूर टाइप के लोगों से खरीद लेते हैं। ठीक है, अब इस संस्था में क्या होता है कि इस संस्था को जो भी चला रहा होता है वो सूत खरीदेगा। ठीक है, फिर वो बराबर बराबर सूत सब में बांट देगा। ठीक है, सूत यानी धागा, कॉटन का धागा सब में बांट देगा। वो सारे लोग क्या करेंगे, उस धागे से कपड़ा बनाएंगे और उस कपड़े को फिर वो संस्था क्या करेगी, आगे सेल कर देगी, यानी आगे बेच देगी। तो इस तरह के उनको ऑर्डर मिल जाते हैं और वो कपड़ा बना के बिक देते हैं। तो इसमें सरकार भी उनकी हेल्प करती है। अब देखिए, जैसे ये क्या है, ये कपड़ा बन रहा है, ये क्या है, ये जींस आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जींस की शर्ट और पैंट है ना। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इसमें से धागे वगैरह फिनिशिंग का काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से दादन व्यवस्था का ही उदाहरण है कि बहुत काफी काम कर रहे हैं ये, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है कि कितने की ये तैयार हुई है जींस और कितने की बिकेगी और हम कितना काम कर रहे हैं। इनको बस मतलब है कि इनको जो भी 200 300 400 जो भी पर डे का कपड़ा मिलेगा, पर डे का जो पैसा मिलेगा, इन्हें बस उससे मतलब है। बाकी व्यापारी कितने का व्यापारी ने खरीदा है और कितने का व्यापारी बिक रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो और ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, महिला नहीं बोल सकते हम इनको, ये छोटी छोटी बच्चियां हैं 10 12 साल की, ये इस धागे को हटा रही हैं और इसके बदले में इनको पैसा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दे रखा है दिल्ली के निकट निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। यानी कि जो बुनकर है उन्होंने क्या किया है, कपड़े तैयार कर दिए हैं और व्यापारी क्या करता है, इन बुनकरों से कपड़ा खरीद कर, कपड़े तैयार करवा कर, ठीक है, उसने सूट दिया था, बदले में कपड़े ले लिए और उनकी जो मजदूरी बनती थी मजदूरों की, उनको मजदूरी दे दी। अब वो उस कपड़े को निर्यात करेगा, निर्यात सॉरी उस कपड़े को बेचेगा, किनको, जो निर्यात कारखाने हैं। निर्यात कारखाने मतलब जो बाहर कपड़ा बेचते हैं। जैसे दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में या बहुत सारे बड़े शहरों में क्या होता है कि कपड़े वो व्यापारियों से खरीद लेते हैं, फिर उसके वो टी शर्ट है, जींस है, इस तरह के कपड़े तैयार करते हैं और फिर वो उसे यूरोप यानी इंग्लैंड में, अमेरिका में, बहुत सारे देशों में जो बाहर के देश हैं उनमें इस सामान को बेचते हैं, मतलब इन कपड़ों को बेचते हैं। तो जब भी हम अपने देश से सामान बाहर बेचेंगे उसको हम बोलते हैं निर्यात, और दूसरे देशों से अगर हम सामान खरीदेंगे तो उसको बोलते हैं हम आयात। ठीक है, निर्यात का बहुत ज्यादा जिक्र है आपकी एनसीईआरटी में, तो आप जान लीजिए निर्यात का क्या मतलब होता है। जब भी हम कोई भी सामान अपने देश से बाहर बेचते हैं, यानी कि जो दिल्ली की जो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, वो कपड़े से, जो मतलब कपड़े के बड़े बड़े रोल हैं या थान हैं, उनसे क्या कर रही है, कमीज या पैंट या सूट कुछ भी बना रही है और उनको क्या बोल बेक कहाँ बेच रही है, यूरोप में, अमेरिका में, ऐसी जगह बेच रही है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्यात। यानी कि कोई भी सामान जब हम देश के बाहर दूसरे देश में बेचते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, निर्यात, और खरीदते हैं तो क्या बोलते हैं, आयात। आयात भी आप ध्यान रखिए, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यही सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, कुछ अलग नहीं है कि किस तरह से बेचा जाता है, और सबसे कम जो लाभ है वो बुनकरों को ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज। यानी कि अब जो दिल्ली में कमीज बनकर तैयार हुई है वो कहाँ बिकी है, वो आपकी बिकी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब देखिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहती हूँ। मान लीजिए 10 रुपए की कपास, ठीक है, किसकी बिकी, किसान ने पूरी दिन 4 5 महीने मेहनत करी, उसने 10 रुपए की कपास मान लो अपने खेत में उगाई, उसको बेच दिया व्यापारियों को। व्यापारी ने 10 रुपए में खरीद ली वो, ठीक है, व्यापारी ने 10 रुपए में खरीदी उस कपास को और उसको बेच दिया मजदूरों को जो कपड़ा तैयार करेंगे, है ना। और 10 रुपए की कपास उनको दे दी मजदूरों को, अब मजदूर उसको कपड़े को तैयार करेंगे। अब ये 10 रुपए की जो सूत थी, जो कपास थी, इसका धागा बनवाया उसने, व्यापारी ने पहले, मान लो ये 12 12 या 15 रुपए, मान लो 15 रुपए में पड़ गया। ठीक है, अब इस 15 रुपए के सूत को वो क्या करेगा, मजदूरों को देगा।
15 रुपए के सूत को, और मजदूरों से कपड़ा तैयार करवाएगा। ठीक है। अब जब कपड़ा बन के तैयार हो गया तो उसने उस कपड़े को बेच दिया 30 रुपए में, और मजदूरों को मजदूरी कितनी दी, कुल 5 रुपए। ठीक है। अब जो सूत है वो कितने का था, 15 का, 5 रुपए मजदूरी दी तो 20 रुपए का हो गया। मुनाफा कितना कमा लिया व्यापारी ने, 10 रुपए। ठीक है। अब इस व्यापारी ने क्या किया, इस 30 रुपए के कपड़े को आगे फैक्ट्रियों को बेच दिया, और इन फैक्ट्रियों ने इस 30 रुपए के कपड़े को कम से कम 100 रुपए में बेचा। ठीक है। अब देखो फैक्ट्रियों को कितना ज्यादा मुनाफा है। अब इस कपड़े को जब अमेरिका में बेचा जाएगा तो ये लगभग 500 रुपए का कपड़ा बेचा जाएगा। ठीक है। जब ये तैयार हो जाएगा, शर्ट पैंट जो भी जिस भी रूप में तैयार होगा, तो ये लगभग बेचा जाएगा 500 रुपए में। 10 रुपए की चीज अमेरिका जाते जाते कितने की हो गई, 500 की। ठीक है। तो इस तरह से होता है। अब जैसे जैसे मजदूरों के हाथ से कपड़ा निकल रहा है और व्यापारियों के हाथ में पहुंच रहा है, हर एक आगे जब ट्रांसफर हो रहा है हर जगह, तो जो मुनाफा है वो हर जगह बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसमें किसका शोषण हो जाता है, सबसे ज्यादा किसानों का, क्योंकि उनको कम पैसों में ही उनकी फसल को खरीद लेते हैं व्यापारी। और इन बुनकरों को नुकसान होता है कि सबसे ज्यादा मेहनत का काम इनका ही होता है और इनको मजदूरी काफी कम मिलती है। ठीक है। तो किस किस को नुकसान है, मजदूरों को और किसानों को। बाकी जो बीच में व्यापारी है उनको कोई नुकसान नहीं है, उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। तो यही सारी चीजें इसमें दे रखी है कि किस तरह से जो एक भारतीय कपड़ा है ना, वो कितना महंगा बिका है उसमें, अमेरिका में। ठीक है। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है, वो मैंने अभी आपको समझाया यहाँ पर, कि बाजार में कौन लाभ कमाता है, व्यापारी कमाते हैं, फिर फैक्ट्री मालिक कमाते हैं, और फिर सबसे ज्यादा कौन कमाते हैं, जो निर्यात करते हैं, यानी कि उस कपड़े को जो विदेश में बेच रहे हैं वो कमाते हैं। ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें है बाजार और समानता। बाजार और समानता क्या है वो हम देखेंगे। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ माध्यम श्रेणी का रहा। ठीक है। यानी कि जो जिसने वस्त्रों को बेचा, जिसने कपड़ों को बाहर बेचा, उसका जो लाभ था वो कैसा रहा, मध्यम श्रेणी का रहा। और सबसे अधिक लाभ किसने कमाया, जो विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक लाभ कमाया। यानी कि जो कपड़े को विदेश में बिक रहा है वो अधिक लाभ कमा रहा है, मुकाबले किसके, जिसने कपड़ा तैयार किया है। ठीक है। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्रियों के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की ही पूर्ति लायक ही कमा सकते हैं। यानी कि जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो बेचारे पूरे दिन मजदूर, उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं और वो अपने रोज की जो खर्चा है बस वही चला पाते हैं। इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की। ठीक है। यानी किसान ने भी मेहनत करी और जो बुनकर हैं जो कपड़े बना रहे हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिला। सारा मुनाफा कौन खा जाता है, व्यवसायी खा जाते हैं, यानी बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक और व्यापारी खा जाते हैं बीच में। ठीक है। बुनकरों की तुलना में अधिक कमाई हुई। अधिक कमाई किसकी हुई, निर्यातकों की हुई, और व्यापारियों की और व्यवसायियों की। निर्यातकों की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर भी वह कांता हो या सपना हो। यानी कि ये दो उदाहरण जो आपकी बुक में दिया थे, कांता नाम की महिला का और सपना नाम की महिला का, कि भाई कोई भी हो सबको क्या मिलना चाहिए, बराबर बराबर प्रॉफिट मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। अब देखो ये जो कपड़े लगे हुए हैं, ठीक है, मान लो इसमें कपास पूरी एक शर्ट में 10 रुपए की या 20 रुपए की एक कपास मान लो, ठीक है, लगभग। अब ये जो टी शर्ट है ये कितने की मिल रही है, ये लगभग लगभग अगर सुपर मार्केट में जाएंगे तो 400-500 रुपए से कम का कोई कपड़ा नहीं मिलता है वहां पर। ठीक है। मान लो आप 300 ही मान लो, तो कितना अंतर है, मतलब किसान का तो कितना कम बिका, और जो व्यापारी है बीच बीच में वो कितना ज्यादा कमा रहा है ना। तो जो बड़े लोग होते हैं उनको ज्यादा फायदा होता है, और हमेशा मजदूर ही घाटे में होता है। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गरीब लोगों की कोई हेल्प नहीं करता है। लोग अपने मतलब के लिए उनसे बात करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, और जितना काम करवाते हैं उतने कभी पैसे देते भी नहीं है। तो और ये सारी जो चीज है, ये जो शोषण है, ये कब बंद होगा, ये बंद होगा शिक्षा से। जब आप पढ़ेंगे और दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे भारत को, तब ही ये जो चीजें हैं ये कम हो पाएंगी। अब देखो पहले इतना ज्यादा शोषण होता था, पहले के मुकाबले अब काफी कम शोषण होने लगा है। सरकार भी जागरूक है, और जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी को फिक्स कर दिया जाता है कि कम से कम आपको इतना मजदूरी देनी ही पड़ेगी अगर आप 1 डे काम कराते हैं तो। और 1 डे में भी आप 12 घंटे काम नहीं करा सकते हो, केवल 8 घंटे ही काम करा सकते हो किसी भी मजदूर से। तो 8 घंटे काम कराने के इतने पैसे बनते हैं। तो ये सारा जो चीजें हैं ये सरकार निर्धारित करती है। तो अब पहले के मुकाबले काफी कम शोषण होता है, लेकिन आज भी होता है। एक और बाजार लोगों को काम करने और उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देती है जो वह उगाते और बनाते हैं। किसान जहां रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा
दूसरी ओर बाजार के धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने और बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत जमीनें हैं। ठीक है। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए जैसा छोट जैसा छोटी छोटी किसान थी ना सपना, उस तरह से वो क्या करते हैं, व्यापारियों से ऋण लेते हैं और फिर उनको फसल बेचनी पड़ती है, तो उनकी जो फसल होती है वो कम पैसे में खरीदते हैं। कच्चा माल प्राप्त करना और अपना सामान बेचने के लिए, मतलब जैसे जो दादन व्यवस्था के बुनकर थे वो क्या करते थे कि कच्चा माल उनको उनके घर पे ही मिल जाता था, व्यापारी दे देते थे, और बदले में क्या करते थे व्यापारी उनसे कपड़ा ले लेते थे, है ना। तो जो दादन बुनकर है वो, और प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए, जैसे जो कारखाने में जो कपड़ा की रंगाई करते हैं या छटाई करते हैं या फिर धागे वगैरह काटते हैं, वो जो होते हैं ना, उनको जो व्यापारी होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उन पर निर्भर रहना पड़ता है, मतलब उनके सहारे रहते हैं कि ये जो बड़े लोग हैं हमें काम देंगे, है ना। जैसे किसान है तो वो व्यापारी पर निर्भर रहता है। जो दादन व्यवस्था के बुनकर थे वो भी व्यापारी पर निर्भर थे कि भाई हमें कपास दे, वो सूत देगा वो, और उसके बाद हम कपड़ा बनाएंगे, तो वो भी निर्भर थे। और जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर, वो भी इन्हीं व्यापारियों पर और इन्हीं व्यवसायियों पर, फैक्ट्री मालिकों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। ठीक है। शोषण यानी कि काम ज्यादा करवा लेते हैं और पैसे कम देते हैं, शोषण का मतलब ये है। ठीक है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्था बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन होगा। ठीक है। अब जो किसान है उनके उनका जो शोषण होता है, या कोई भी छोटे तबके के लोग हैं उनका जो शोषण होता है, उसकी मेन वजह यह है कि वो अलग अलग है सब। अगर वो सारे एकजुट रहें और एकजुट में अपनी बात कहें कि भाई तुम तो इतना महंगा कपड़ा बेचते हो, हमको इतना हमारी मजदूरी इतनी कम क्यों, हम भी तो कारीगर है ना, हम पूरे दिन काम करते हैं, तो हमको भी ठीक ठाक मुनाफा मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, शोषण काफी कम होगा। ठीक है। अब ये जो सहकारी संस्थाएं बनी हैं ये काफी हद तक बहुत सही है। अब जैसे पैसों की किसी भी चीज की दिक्कत होती नहीं है, और दिक्कत होती है तो वो लोग आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है। सहकारी संस्थाओं में, और सहकारी जो संस्था से लोग जुड़े होते हैं उनका शोषण नहीं होता है, क्योंकि जो सहकारी संस्था वाले होते हैं वो सब आपस में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद आपको इसके एमसीक्यू मिलेंगे देखने के लिए, एक दो एमसीक्यू मिलेंगे। एक दो तो जो पेपर में पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगी, जो सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, और बाकी के जितने भी यहाँ से अन्य पेपरों में भी आए हैं वो सभी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, एमसीक्यू वाली वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारी कमेंट का रिप्लाई खुद ही करती हूँ, खुद ही पढ़ती हूँ उनको। तो प्लीज आप कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक करके जाना। ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो भी फ्रेंड आपके 6 से 12 तक की एनसीईआरटी एसएसटी वाली पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज सभी के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।